वालेकुम, गुड मॉर्निंग नाजरीन। पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा गुलफाम। नाजरीन, आज हम सोसाइटी की एक ऐसे मसले पे बात करने लगे हैं जिसकी शरह जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एक ये सोसाइटी के लिए ख़तरा बन चुका है। और सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं, आने वाली तमाम जनरेशन्स के लिए, नए रिश्तों के लिए, बनते हुए नए रिश्तों के लिए भी एक अहम ख़तरा है। इसके अलावा वो बच्चे, वो जो है मतलब लोग जो कि हमारे इस माशरे में परवरिश पा रहे हैं, ब्रॉटअप हो रहे हैं, उनकी लाइफ पर, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस पर भी इसका एक बहुत मनफी असर जो है वो मरतब हो रहा है और जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो उनको सामना करना पड़ा है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शादी करना ही नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से डरते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिम्मेदारियों से डरते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि तलाक से डरते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है तलाक की शरह, कि सोसाइटी में जो है वो तलाक की शरह जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके बढ़ने की वजह क्या है, इसके बढ़ने का रीज़न क्या है, क्यों आज सोसाइटी में इतनी ज़्यादा जो है वो हमें डिवोर्स देखने को मिल रही है कि आए दिन जो है वो डिवोर्स हो रही होती हैं। और अगर ये मसला इसी शरह से बढ़ता रहा तो हमारी सोसाइटी में जितनी डिस्टर्बेंस, जितनी डिस्ट्रैक्शन जो है इसकी वजह से पैदा हो चुकी है, इससे ज़्यादा मज़ीद जो है वो पैदा हो सकती है। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे अमल के बारे में जो अगर हम अपने रिलीजन और इस्लाम के मुताबिक देखें तो उसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नापसंद किया जाता है। आज हम बात करेंगे तलाक जैसे जो ख़तरनाक हद तक तलाक जैसा जो एक मसला है वो बढ़ चुका है और इसकी शरह जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम पुराने दौर के मुताबिक अब के दौर को कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में हम देखेंगे कि इसकी शरह बहुत बढ़ चुकी है और लोगों में मतलब पहले ये वो चीज़ होती थी जिसको सोचते हुए भी लोग डरते थे और आजकल लोग करते हुए भी इसको एक दफ़ा नहीं सोचते हैं। पहले करने से पहले 1000 दफ़ा सोचते थे और सोचने से भी डरते थे, लेकिन आजकल वो डर, वो सोच, वो तमाम चीज़ें, वो लिहाज जो है वो काफ़ी हद तक लोगों में से ख़त्म हो चुका है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के आज एक मशहूर और मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आरिफ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर आरिफ, मुझे ये बताएं कि अभी हम बात कर रहे थे तलाक की शरह पर कि तलाक जैसा नासूर जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसकी शरह जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस हवाले से पहले तो आप बताएं कि इसकी इतनी शरह क्यों बढ़ चुकी है, लाइक इतनी ज़्यादा हमारे माशरे में आज ये चीज़ कॉमन हो चुकी है जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी। थैंक यू मैडम, इस अहम मसले पर बात करने के लिए आपने मुझे इनवाइट किया। मैडम, इसकी तो एक वजह तो है नहीं कि मैं कहूँ कि इसकी वजह बेरोजगारी है, माली मसाइल हैं, देनी हम आहंगी का ना होना है। ये कई वजूहात का मजमुआ है। अगर आप स्टेप बाई स्टेप लेना, बेरोजगारी, कमजोर माली हालत, कम कुव्वत बर्दाश्त, जहेज की ख्वाहिश, बेटे की ख्वाहिश, इनफर्टिलिटी, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मियाँ बीवी के दरमियान हम आहंगी का फुकदान, फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा किरदार, फिर जो यूरोप का एक कॉन्सेप्ट था लिविंग रिलेशनशिप का, उसका नासूर भी पाकिस्तान के अंदर धंसता चला जा रहा है। तो लड़का लड़की दोनों समझते हैं कि हमें निकाह के बंधन में बंधने की क्या जरूरत है, जिम्मेदारी को क्यों हम कबूल करें। हम इन सब से मावरा रहते हुए, इन सब से बालातर रहते हुए भी हम जिंदगी गुजार सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट पैदा होते चले जा रहे हैं। ये सारों का मजमुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जो हम समझ नहीं पा रहे वो हमारे वालिदैन भी हैं। हमारे वालिदैन में, मैं भी एक वालिद हूँ, हमारे भी वालिदैन थे। हम एक खास पॉइंट को नजरअंदाज कर रहे हैं। वो 2-3 पॉइंट किया, जरा मैं बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए कि हमारे यहाँ लड़कियों को तैयार किया जाता है बुरे वक्त के लिए। बिल्कुल, उन्हें एजुकेशन दिलवाई जा रही है कि अगर बुरा वक्त आए तो ये अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। लड़कियों को प्रोफेशनल डिग्री दिलवाई जा रही है इसलिए कि अगर बुरा वक्त आए तो ये अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। मेरा इन तमाम वालिदैन से सवाल ये है कि आप अपनी बच्चियों को बुरे वक्त के लिए तैयार क्यों करती हैं, अच्छे वक्त के लिए तैयार क्यों नहीं करती? बिल्कुल ऐसे ही है। फ्रॉम द डे वन बच्ची के जहन में ये बात डाली जाती है कि तुम चूंकि तालीम हासिल कर रही हो, तुम चूंकि प्रोफेशनल डिग्री लेने जा रही हो, तुम एक प्रोफेशनल कैरियर अडॉप्ट करने जा रही हो, ये सब इसलिए है कि तुम बुरे वक्त में अपने पैरों पर खड़ी हो सको। अब उसके जहन में ये बात डाल दी गई कि जैसे ही बात मेरे मिजाज के खिलाफ हुई, कोई भी बात जो मुझे नापसंद हुई, तो आई एम कैपेबल कि मैं अपनी जिंदगी खुद गुजार सकूं। तो पहली बात तो ये कि मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को और बच्चियों को अच्छे वक्त के लिए तैयार करें, उनकी तरबियत अच्छे वक्त के लिए करें। कानून तवक्कुआत, लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस ये कहता है कि इंसान जैसी तवक्कुआत रखता है
वैसे मामला उसे फेस करने पड़ते बिल्कुल हैं। ऐसे। जब आप बुरी तवक्कुआत लेकर चलेंगे तो बुरी तवक्कुआत के नतीजे में बुरे नताइज भी आपको फेस करना पड़ेंगे। दिस इज नंबर 1। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके अगले सवाल से पहले मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं, हमारी लड़के और लड़की के बारे में तवक्कुआत दोनों पार्टीज की। अगर आप लड़के वालों को देखें तो उनके लिए लड़की इंतहा दर्जे की खूबसूरत, पढ़ी लिखी, खुशतवार, खिदमत गुजार, अच्छी फैमिली से ताल्लुक, ऐसे ही तमाम की तमाम क्वालिटीज उसमें वो देखते हैं जो किसी मॉडल में वो देख रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर लड़के वाले को देखें तो उनकी तो ये होगी, लड़की वाले कौन सा कम है, वो क्या कहते हैं कि लड़के की सैलरी कम से कम 6 डिजिट में होनी चाहिए। वो लड़का जिसकी उम्र अभी 24-25 साल है, वो चाहते हैं कि लड़के के पास जाती गाड़ी और जाती मकान भी होना चाहिए। अगर उसकी फैमिली ना हो बल्कि मर चुकी हो तो ज्यादा बेहतर है, ताकि लड़की इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजार सके। अच्छा, अब दोनों तरफ की तवक्कुआत इतनी ज्यादा हाई हो चुकी होती हैं कि इन तवक्कुआत को 24-25 साल का लड़का या 20-22 साल की लड़की मीट ही नहीं कर पाती। बिल्कुल ऐसे ही है। जिसके नतीजे में जब वो शादी होती है तो इतनी बड़ी तवक्कुआत लेकर आते हैं, वो तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी नहीं हो रही होती, या फिर वो इन तवक्कुआत को मीट करने के लिए शादी इतनी देर से करते हैं कि पहले मैं अच्छी जॉब ले लूं, मेरी अच्छी सैलरी हो जाए, मेरा अपना मकान और अपनी गाड़ी हो जाए। अब लड़के की उम्र इस सारे चक्कर में 35-36 साल हो चुकी होती है, तो उसके बाद उसके अंदर से वो लड़कपन, वो जोश, बलबला खत्म हो चुका होता है, वो मैच्योरिटी की तरफ में पहुंचा होता है। तो उनके मिजाज, एक नौखेज लड़की और 35 साल के लड़के के मिजाज का फर्क होगा। ये हम आहंगी का फुकदान वंस अगेन चीजों को सेपरेशन की तरफ ले जाएगा। तो ये एक नहीं कई मसाइल हैं असल में। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, सोसाइटी प्रेशर जो है वो इसमें कितना किरदार अदा करता है कि आपने भी बात की कि कम उम्र में जो है शादी लोग जो हैं मतलब कर लेते हैं, इसमें सोसाइटी का कितना प्रेशर होता है? क्योंकि अगर हम देखें तो आसपास के लोग, जैसे अगर एक लड़की जो है, हम अगर अपनी सोसाइटी की बात करें, अगर एक लड़की जो है वो 22-23 साल की हो गई है तो सोसाइटी का एक अहम प्रेशर होता है कि यार लड़की 23 साल की हो गई है, अब इसकी शादी कर दो। लड़का अगर 25 साल का हो गया तो उनकी होती है कि अच्छा चलो जस्ट जॉब ही लग गई है तो आप इसकी शादी कर दो। लेकिन आने वाले की और भेजने वालों की जो होती है एक्सपेक्टेशंस, वही आपकी बात कहूंगी कि एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं कि वो उसको मीट नहीं कर पाते, और फिर वो मेंटली तौर पे तो अपने आप को प्रिपेयर करके आते हैं कि मतलब पूरी एक्सपेक्टेशंस पे वो पूरा उतरेगा, लेकिन जब वो नहीं उतर पाता तो झगड़े, लड़ाई, फिर ये सब सेपरेशन का बायस बनता है। तो इसमें एक सोसाइटी का जो रोल है वो क्या रोल है? मैडम, मैं दोनों बातें बताता हूँ। एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो गई है मेरी, पता नहीं किस वजह से, मैंने ये नहीं कहा कि शादियां जल्दी हो जाती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए शादियां लेट कर दी जाती हैं। 34-35 साल की उम्र में लड़का शादी कर रहा होता है जाके, तो उसका वो गोल्डन टाइम गुजर चुका होता है, उसे पहले कर लेनी चाहिए। जो आप सोसाइटी के प्रेशर की बात कर रही हैं, तो सोसाइटी का प्रेशर तलाक की शरह बढ़ाने में नहीं, तलाक की शरह कम करने में काम आता है। आप देखें, हमारा फैमिली सिस्टम एक जबरदस्त किस्म की मुआशरे की इकाई है। ये खानदान को जोड़ने की बात करता है। जितनी मर्जी लड़ाइयां हो रही हों, आपकी फैमिली चाहेगी कि किसी ना किसी तरह ये मामला, ये रिश्ता चलता रहे, बच्चों का मुस्तकबिल खराब ना हो। फैमिली इसके लिए पॉजिटिव रोल प्ले करती है, लेकिन जो नेगेटिव रोल है वो है ओवर एक्सपेक्टेशन। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बनाएं। अगर सिर्फ लड़की ही ये देख ले कि मेरे बाप ने ये तमाम चीजें कितनी उम्र में हासिल की, तो उसे अंदाजा हो जाएगा। अगर लड़के वाले ये सोच लें कि मैं लड़की से जो तवक्कुआत रख रहा हूँ, क्या मैं अपनी बहन को या लड़के का बाप अपनी बेटी को सारा कुछ आगाज में दे पाने के काबिल है या नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं है। हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। हम ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उसमें बात ये करते हैं कि मैंने 500 करोड़ का बंगला लिया, मैंने 300 करोड़ वहां पर दे दिए, मेरा 1000 करोड़ का ये हो गया। अब वो बात ही जब 500 करोड़ से स्टार्ट होगी तो आप मुझे बताइए कि वो फैंटेसी वर्ल्ड होगा कि रियल वर्ल्ड होगा? तो हमारी एक रियल फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है। वो 100 रुपए का प्राइस बॉन्ड खरीदते हैं और सारी जिंदगी ये सोचते रहते हैं कि मेरा ये प्राइस बॉन्ड निकलेगा 2 करोड़ का इनाम और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो एफर्ट नहीं करते, वो मेहनत नहीं करते। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम फैंटेसी वर्ल्ड में हैं, हमें रियल वर्ल्ड में, रियलिस्टिक वर्ल्ड में आना है। ठीक हो गया, लेकिन तलाक की जो शर्रा पे हम बात कर रहे हैं, आपने कहा इसमें सोसाइटी जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है, लेकिन अभी मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी, आपने भी बात की कि बर्दाश्त जो है वो लोगों में बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और आजकल हम देखें तो सिर्फ लड़के या लड़की नहीं, घर वालों में, आसपास के लोगों में भी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और इस पर मैं लव मैरिज पे बात करना चाहूँगी कि आमतौर पर अगर लड़का या लड़की जो अपनी पसंद की शादी कर लेते हैं तो लड़के
लड़के के घर वाले जो हैं वो लड़की को उस तरह से कभी जो होते हैं एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, और उसकी एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से भी उनके रिश्ते में बहुत सारी नाचाकियाँ पैदा होती हैं, और एट दी एंड बहुत ज़्यादा रिश्तों का यही सोल्यूशन निकलता है कि सेपरेशन हो जाती है। तो इस हवाले से आप एक घर का रोल किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे? मैडम, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि सोसाइटी इस मामले में बाज़ औक़ात बिल्कुल एक अपोजिट रोल अदा कर देती है जो उसे करना चाहिए था, उससे हटके खास तौर पे लव मैरिज के मामले में। इसमें भी ये एक टू वे ट्रैफिक है। पहली बात तो हम लोग ये समझ नहीं पा रहे कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में शादी दो जिस्मों का मिलाप नहीं है, दो रूहों का मिलाप नहीं है, ये दो खानदानों का मिलाप है। दो फैमिलीज आपस में मिलती हैं, उसके बाद नए ताल्लुकात डेवलप होते हैं, नए वेंचर्स डेवलप होते हैं, नए रिश्ते बनते हैं। हमारे सोसाइटी में ये दो खानदानों का मिलाप है। इस बात को लड़के, लड़की और उनके वालिदैन को समझना चाहिए जो वो समझ नहीं पा रहे। दूसरी बात, हमारे यहाँ जब लव मैरिज की बात होती है तो उसमें नाकामी की वजह यह है कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान फासला बहुत हो चुका होता है। बच्चों का और वालिदैन का रिश्ता डर का रिश्ता है, खौफ का रिश्ता है। बहुत बेहतर हुआ तो एहतराम का रिश्ता है, मगर मोहब्बत का रिश्ता नहीं रहा। जब तक मोहब्बत का रिश्ता नहीं होगा, बच्चे अपने दिल की बात खुल के आपके सामने कह नहीं सकेंगे और आपकी बात को ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे। अब अगर वालिदैन बच्चे को ये कहते हैं कि देखो तुमने कहा कि मैंने फलानी जगह पर, मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो है, मैंने उससे शादी करनी है, बच्चे ने अपनी ख्वाहिश का जायज तरीके से इजहार कर दिया। अब वालिदैन आगे से क्या कहते हैं? वालिदा कहती है मिसाल के तौर पे कि लेकिन बेटा मैंने तेरी खाला को जुबान दी हुई है। अब सवाल ये है कि माँ ने तो जुबान दी है तो बेटे ने भी तो जुबान दी है किसी को। अगर कमिटमेंट की बात है, अगर वादे की बात है, जुबान देने की बात है, तो समझने की बात है कि लड़के ने अपने बिहाफ पर जुबान दी है, उसकी जुबान ज्यादा अहमियत रखती है। माँ ने किसी के बिहाफ पर, अपने बेटे के बिहाफ पर जुबान दी है, अपनी जुबान नहीं। ऐसे ही है। तो अगर माँ को इस बात का दुख है कि मेरी जुबान दी हुई जो है वो झूठी पड़ेगी, तो उस बेटे का क्या करें जिसने माशरे में आने वाले 50 साल अभी मजीद जीना है, उसने भी तो जुबान दी हुई है। इन सारी चीजों को हल करने के लिए सबसे बड़ा जो उनसे जो लैक करता है, जिसे हमें सोसाइटी में ऐड करना चाहिए, वो है कम्युनिकेशन। हमारे यहाँ पेरेंट्स में आपस में बच्चों के साथ कम्युनिकेशन का फुकदान है, इसे डेवलप करना चाहिए। इसके नतीजे में ट्रस्ट बिल्ड होगा। ट्रस्ट बिल्ड होगा तो आप एक दूसरे का लेंस लगाकर दुनिया को देख सकेंगे। आप देख सकेंगे कि माँ बाप अगर ये वाली बात कर रहे हैं तो वो किस नुक्ते नजर से सोच रहे हैं। दूसरी तरफ पेरेंट्स जब अपनी औलाद का लेंस लगाकर सिचुएशन को देखेंगे तो उन्हें अंदाजा होगा कि जो बच्चा कह रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी किस हद तक वैलिड है। फिर दोनों की अप्रोच में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जिसकी बात सही है, जो सच पर है, था वो वालिदैन था वो औलाद, उस फ्लेक्सिबिलिटी के नतीजे में उस बात को तस्लीम करें और एक अच्छे मुस्बत नतीजे पर पहुंचे। ठीक हो गया। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस, आपने अंडरस्टैंडिंग की बात की, वो तो डेफिनेटली जो है मतलब उसका फुकदान होगा, तो डेफिनेटली ऐसा होगा। अरेंज मैरिजेस में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों पे फोर्सफुली जो है उसको फोर्स किया जाता है कि नहीं तुमने उसके साथ नहीं बल्कि इसी के साथ शादी करनी है, और उसके नतीजे में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ एक नहीं कई जिंदगियां जो होती हैं वो होती हैं बर्बाद हो जाती हैं। और लोग ये समझते हैं कि मतलब हम अगर फोर्सफुली किसी को किसी के साथ जोड़ देंगे तो वक्त के साथ वो रिश्ता जो है वो हो जाएगा, लेकिन हम किसी की मेंटल साइकी को नहीं समझ पाते, हम किसी के जैसे कहते हैं स्ट्रेस लेवल को या फिर लेवल ऑफ अटैचमेंट को नहीं समझ पाते। तो इस हवाले से जो है तलाक की शरह में भी इजाफा होता है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को, उस माहौल को, उस सोसाइटी को कि उनको किस तरह से सारी सिचुएशन में एक रोल प्ले करना चाहिए? ये भी तकरीबन लव मैरिज के रिलेटेड हो जाएगा कि मतलब एक फोर्सफुली उनसे अरेंज मैरिज करवा दी गई है। मैडम, मेरा काम ऐसा है, मेरा मिशन ऐसा है कि मैं असल चेहरा, असल बात को सामने लाता हूं और मैं प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होता। आपने जो बात की, मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं कि ये प्रोपेगेशन का शिकार है। मैं आपको बताता हूं, फैक्ट्स निकाल के देख लें, पाकिस्तान में तलाक की शरह निकाल के देख लें, उसमें से जो मेजॉरिटी है वो लव मैरिज में तलाक हुई है, अरेंज मैरिज में तलाक नहीं हुई। दिस इज नंबर 1। हाँ, अब जो जबरी मैरिज है डेफिनेटली मैं भी उसके खिलाफ हूं और इस्लाम भी उसके खिलाफ है। इस्लाम लड़के और लड़की की रजामंदी के बगैर शादी की बात ही नहीं करता। अब हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ कुछ इलाकों के कुछ कम पढ़े लिखे अफराद, कुछ कम पढ़े लिखे पेरेंट्स अपने बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। एक है ना, उन्हें मनवा लेते हैं। वो मनवाना है दलील के साथ, लॉजिक के साथ। वो दलील और लॉजिक से मनवाने की बजाय उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। उन्हें कहते हैं मैंने तेरे लिए ये किया, फिर उन्हें कुरान पाक की आयत और हदीस निकाल के सुनाते हैं जो इस मसले से मुतल्लिका नहीं होती मगर वालिदैन की अतात से मुतल्लिका होती हैं। तो तुम्हारे लिए फर्ज है कि तुम हमारी बात मानो। अब वो बच्चा ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है,
या फिर उसे थ्रेट किया जाता है। वो चूंकि अभी 24, 25, 28 साल का है, उसकी अपनी लाइफ स्टार्ट की है, उसका जाती घर नहीं है, जाती कन्वेंस नहीं है, जाती हल्का अहबाब इतना बड़ा नहीं है जो उसके साथ खड़ा हो सके, तो वो कहते हैं कि ऐसी सूरत में तुम अपना बंदोबस्त खुद कर लो। अब ना वो अपना घर लेने के काबिल होता है, ना अपनी लहदा गाड़ी लेने के काबिल होता है। अब वो क्या करता है कि मजबूरन इन सारी हालात को देखते हुए समझौता कर लेता है, शादी कर लेता है। इस हद तक तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर आप इस बात को बुनियाद बनाकर एक बेलगाम आजादी की बात करें कि चूंकि लव मैरिजेस की हम बात करेंगे तो सब लड़कों लड़कियों को लव मैरिज करनी चाहिए, इसके नतीजे में तलाक की शरह कम हो जाएगी, तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में वो शादियां जो फैमिली के कंसेंट के बगैर होती हैं उनमें तलाक की रेशो फैमिली के कंसेंट के साथ होने वाली शादियों की निस्बत बहुत ज्यादा बाजों का डबल तक पहुंच चुकी होती है। इसकी वजह क्या है कि लव मैरिजेस जो हैं वो ज्यादा जो हैं उनमें तलाक की शरह होती है? इसकी वजह क्या है? ओवर एक्सपेक्टेशंस। जब लव मैरिज होती है तो लड़का और लड़की दोनों फ्लर्ट करते हैं। फ्लर्ट का मतलब वो नहीं जो हम लोग आम समझते हैं। फ्लर्ट का मतलब है जो आप हैं उससे हटके अपने आप को बना संवार के ज्यादा बढ़ा के पेश करना। अब जब मैंने किसी को मिलने जाना होगा, किसी मीटिंग में जाना होगा, तो मैं जो हूं वो नहीं जाता, मैं और तरह का लिबास बेबेतन करता हूं, और तरह की खुशबू लगाता हूं, चेहरे पर और तरह की मुस्कुराहट तारी करता हूं। मुझे किसी किस्म का गुस्सा भी है तो गुस्से को मीटिंग में नहीं लेके जाता। सेम गोज विद डेटिंग। जब आप डेटिंग में जाते हैं तो लड़का और लड़की अपने असल हालात छुपाते हैं। लड़की का चेहरा मेकअप ज्यादा होता है, वो मेकअप की मुकम्मल दुकान होती है। लड़के ने मांगे हुए कपड़े और मांगी हुई गाड़ी ली होती है। वो सारा जो दिखा रहे होते हैं वो एक्चुअल पिक्चर नहीं होती। उसके बाद जब उनकी शादी होती है तो एक्चुअल पिक्चर खुलने लग जाती है। लड़की को पता लगता है कि लड़का जिस गाड़ी पर आया था वो उसकी नहीं थी, वो जो पैसे खर्च करता था वो उधार लेके करता था। लड़का लड़की का मेकअप के बगैर चेहरा देख चुका होता है, उसे भी डर लगने लग जाता है उसके बाद कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो हाँ जी ऐसे। अच्छा, तो ओवर एक्सपेक्टेशन। दूसरा, शादी से पहले कभी डेटिंग कर रहे होते हैं तो ये फोन पर या मिलने की सूरत में एक दूसरे को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। हर कॉल का फौरन रिस्पांस, हर मैसेज का फौरन रिस्पांस। जरा सी खांसी है, ये है, वहां से जवाब क्या हो गया, तुम दवाई लो वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। हालांकि साथ वो बिरयानी खा रही होती है, वो कहा साथ बिरयानी रही होती है, मगर कहती है कि जब तक तुम दवाई नहीं खाओगे मेरे मुंह से नवाला नहीं जाएगा। इधर से लड़का भी बिल्कुल यूं ही कर रहा होता है। अब दोनों एक दूसरे को झूठी केयर का झांसा दे रहे होते हैं अपना यकीन दिलाने के लिए, मगर जब शादी हो जाती है तो इस तरह के झांसे मुसलसल नहीं दिए जा सकते। डेफिनेटली इंसान पूरी अब एक्सपेक्टेशन पुराने वाली है, रह सकता। जी बिल्कुल। अब जो पुराने उनकी जो जिंदगी थी ना, जो डेटिंग की जिंदगी थी 2 साल 4 साल 5 साल, वो बनावटी जिंदगी थी, वो घर से बाहर की जिंदगी थी। अब आप मुझे बताइए मैडम, मैं और आप, हम घर में कितने लोग ऐसे हैं जो छुरी कांटे से खाना खाते हैं? मैं तो हाथ से खाना खाता हूँ घर में। मगर जब हम किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी होटल में, किसी गैदरिंग में होते हैं, तो हम वहां पे छुरी कांटे का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसी, ये बनावट है ना, ये भी बिल्कुल ऐसी। तो ये मामला शादी के दीगर मामलात में भी है। जी डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ।